अस्सलाम वालेकुम शायद दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं क्यूएस के साथ। आज मेरे साथ हैं जनाब हम्माद गजनवी साहब और अहमद वलीद साहब। आज दो तीन इश्यूज हैं बड़े छोटे छोटे से, उनके ऊपर बात करते हैं। पहला तो ये है कि वजीर आजम इमरान खान को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनका ये बयान कि फहाशी फैलने से जो है वो जिनसी तशद्दुद जो है वो रुझान पाता। इस पर जो है उनकी जो साबका अहलिया हैं जमायमा खान, उन्होंने भी ट्वीट किया और वो ट्वीट ये था कि वो जिस इमरान खान को जानती हैं वो तो कहता था कि मर्द की आंखों पर पर्दा होना चाहिए, औरत को पर्दे में नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है वो एक कायमा कमेटी वजारत दाखिला जो है उसमें एक जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसके अंदर एक तरमीम का बिल जो है वो अक्सरियत राय से, पहले वोटिंग हुई 5-5 बराबर हुए, लेकिन फिर एक हुकूमती रुकन का वोट डला और 6-5 की अक्सरियत से ये बिल पास थ्रू हो गया। और इसकी जो सेक्शन 500 है उसमें अमेंडमेंट का बिल आया है 500A, यानी कि मुसल्लह अफवाज या उसके अहलकार को वो जानबूझकर रिडिक्यूल करना, इसका मुझे उर्दू का लफ्ज जो है वो तज़हीक या तमस्खर जो है उसका वो काबिल सजा जुर्म होगा। और इसके साथ ही एक और छोटी सी बात, और वो ये कि जहांगीर खान फरीन जो है वो बोल पड़े कि उनसे दुश्मनी क्यों की जा रही है, और बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्जा ने उसका जवाब दिया कि लोगों को पकड़ते रहें और अपनों को ना पकड़े तो फिर एहतसाब किस नाम का। हमाद साहब, अहमद वलीद साहब तो उठ के पता नहीं कहाँ निकल गए हैं, लेकिन आप हमारे साथ हैं तो मैं पहले आपकी उस पे आता हूँ। आपने वो जो आपने बिल वाली बात की है ना, तज़हीक वाले, उसके बाद वो उठ के एकदम चले गए हैं, खुदा खैर। बिल्कुल ये उसी तरह जैसे वजाहत मसूद साहब जो है उन्होंने अपनी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि नया कानून लागू हो जाए, मैं ये कहता हूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2 बार आइन शिकनी नहीं की। मैं ये भी कहता हूं कि जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नहीं लगाया और ना ही जनरल अय्यूब ने 1956 में आइन तोड़ा। तो वो तो पहले ही तायब हो चुके हैं। तो अच्छा देखें, जैसे ही हमने वजाहत की है अहमद वलीद साहब वापस आ गए। मैं खुद उठ के गया था, मुझे कोई उठा के नहीं लेके गया। सर अभी कानून बना नहीं है, अभी तो सिर्फ अमेंडमेंट प्रपोज हुई है, कौमी असेंबली में जाएगा जी। तो जी हमाद साहब, इस पर किसी बिल पे पहले बात कर लें थोड़ी सी। जी हाँ, बिल पे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा जी, बिल जो है ये असल में जो ख्वाहिश है कि हम किसी तरह ज़बान बंदी के कोई ना कोई वसीले, कोई तरीके इजाद करते रहते हैं, ये उसी समत में एक और कदम है, एक और कड़ी है। इस तरह के पहले भी क़वानीन मौजूद हैं और कई सेक्शंस मौजूद हैं जो आप उससे बेहतर जानते हैं। ये इसकी अब इजाफी जरूरत क्यों पेश आ रही है, जबकि ये अभी तमाम सूबे जो हैं उन्होंने भी इस पर राय नहीं दी है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा ने तो इसके खिलाफ राय दी है उनकी असेंबली ने। लेकिन अब आप इस कानून की जो कह रहा है कि मज़ाक़ उड़ाना बंद करना है, वो बजाते खुद कितना मज़ाक़ खेज कानून है। आप जरा उसकी शक्ल देखिए कि वो कह रहे हैं कि फौज का इदारा और जो पर्सनल हैं, अहलकार, उनका तमस्सुर उड़ाना या उनकी तज़हीक करना या उनकी बदनामी करना, यही बिल है ना जी। तो ये खिलाफ कानून और बड़ी सख्त सजाएं हैं इसकी। 2 साल कैद हो सकती है आपको, 5 लाख जुर्माना हो सकता है आपको। अब सवाल ये है कि ये लफ्ज क्या है, ये तज़हीक क्या होती है, तमस्सुर क्या है, किस चीज को तमस्सुर कहा जाएगा, यानी और किस चीज को बदनामी कहा जाएगा। चलिए अगर मैं ये कहता हूँ, जैसे हमारे साथ मैं अगर ये कहता हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने आइन शिकनी की, तो ये रिडिक्यूल करना हो जाएगा। आप ठीक है, आपने बिल्कुल सही मिसाल दी। पीछे से शुरू करते हैं। अगर एक आदमी ने, जिसके बारे में मौलाना सलाहुद्दीन ने कहा था डायन ने घर देख लिया, खुदा खैर करे आगे क्या होगा, जब पहला मार्शल लॉ लगा था
तो अयूब खान ने वो जो पीछे से कायदे आजम से डांट खाता आ रहा था, कायदे आजम कह रहे थे इसको भेज दो यहाँ से, गोद स्टेशन कमांडर बनाओ, या पिंडी से भेजो इसे, मशरकी पाकिस्तान भेज दो इसे। तो वो ये सारी जो बातें हो रही थी, और उसके बाद जब एक आदमी ने मार्शल लॉ लगा दिया मुल्क में, और फिर उसने मेरी माँ को, इस मिल्लत की माँ को जब इंडियन एजेंट डिक्लेयर किया, तो हम क्या कहें, ये गुफ्तगू करने से उस आदमी की बदनामी होगी या नहीं होगी? ये हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं या तमस्कुर उड़ा रहे हैं, क्या हो रहा है? ये तो हकायक हैं, और इन हकायक को, यानी आपका मतलब कानून का ये है कि हम हकायक का जिक्र करना छोड़ दें? ये इसका मफहूम है। आप हमारे साथ आपको अजीब नहीं लगता? देखें, अगर किसी आप एमएनए के हवाले से कोई बात कर देंगे तो वो प्रिविलेज मोशन ले, उनके पास ये है कि इस्तेकाक मजरू हो गया। नहीं, उनको खाक किसी को प्रिविलेज मोशन आनी है, किसी जज साहब के खिलाफ, किसी जज साहब के हवाले से बात कर दें तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती है। हजरत जी, मैं आपकी दलील नहीं मान रहा, ये प्रिविलेज मोशन खाका नहीं है। इस मुल्क में सुबह से शाम तक 70 साल से गाली पड़ रही है सियासतदान को, और इस पे पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजी जाती है, और आज तक कोई कानून हरकत में नहीं आ सका। तो ये प्रिविलेज मोशंस वगैरह तो छोटा मोटा खेल तमाशा चलता रहता है, लेकिन इस मुल्क में मुनज्जम तरीके से गाली पड़ी है सियासत को, सियासतदान को, पार्लियामेंट को। और आपके टीवी चैनल जो है, मैं 5 साल से देखता हूँ, एक मुनज्जम तरीके से दिन रात बदनाम करते हैं सियासतदानों को और सियासत को। तो आप सियासत को छोड़ दीजिए, यही जो मौजू है वो इसी पर रहिए आप। हाँ, जजों वाली बात आपने बिल्कुल सही कही। जजों की देखिए ना, पार्लियामेंट तो कमजोर तरीन बेचारा मजबूर इदारा है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, उसके दांत उसके निकाल दिए गए हैं, तो उसको तो आप छोड़ दीजिए। आप हाँ ये कहिए कि जज साहब की शान में अगर कोई आदमी जरा सी भी बात करेगा तो निहाल हाशमी बना दिया जाएगा। ये आप मिसाल दीजिए। बिल्कुल नहीं, निहाल हाशमी साहब ने तो पता नहीं क्या कुछ कहा था जिसके ऊपर वो सारा कुछ हुआ था। वो भी मेरे ख्याल में गैर जरूरी था कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। सब कुछ बिल्कुल गैर जरूरी था, लेकिन मैं तो कुछ और मैं कह ही रहा हूँ कि पार्लियामेंट को जब उसकी तजलील की जाती है तो उसको रोकने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है, कोई आइन मौजूद उसे कुछ नहीं कहता। आप पार्लियामेंट की हालत देखिए, अपनी इज्जत का दिफा क्या करना है। वो तो एक सीधा आदमी बुलाते हैं तो वो कहता है हमने नहीं सुनना जानते। नैब के चेयरमैन को बुलाती रही ना, बड़ी कोशिश में लगे रहे, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, वो कहता भाई मैं नहीं जाता। तो आपने उसका क्या बिगाड़ लिया उसने? तो ये पार्लियामेंट की कुव्वत है, लिहाजा आप पॉलिटिशियंस को अलग रखिए। हाँ, जो आप बात कर रहे थे दोबारा उस पर जरा आ जाइए, फिर वलीद साहब को भी शामिल करते हैं। याह्या खान को एक बदकार तरीन हुक्मरान करार देना पाकिस्तान की तारीख का, जो जिसने क्या मुल्क का हाल कर दिया, और सदर का जो कसर सदारत था, वहां पर किस किस्म की औरतों का सुबह शाम माना जाना था, इसका जिक्र करना अगर बदनामी है तो क्या अब इसका जिक्र छोड़ दिया जाए? हम ये कहा करें कि याह्या खान जो थे वो तवील तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे, और वो रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर दें उनके नाम के साथ। ये सारी मज़ाक़ खेज बातें हैं ना। इसी तरह आपने जैसे आगे कहा मुशर्रफ साहब की बात, उस पे क्या, तो ये जो कानून है ना, ये शायद अभी तो मुझे इसकी तफसील नहीं मालूम, हो सकता है कि वो कहें ये कानून जो है हाजिर सर्विस जवानों के लिए है या जो मौजूद सर्विंग लोग हैं उनके लिए है। मैं इसकी तफसील नहीं जानता, लेकिन बहरहाल लगता यही है कि ये पूरे इदारे को और इसके जो भी इसके मुताल्लिकीन है, माजी में या हाल में या मुस्तकबिल में, उन सब को ये कानून कवर कर रहा है, मेरा ये इंप्रेशन है। तो इस सूरत में ये मैं तो इसको पहले इसकी तफहीम बनाई जाए, समझाया जाए कि ये माना क्या है इस चीज का, क्या सच बोलना जो है वो भी इसी जुमरे में आएगा बदनाम करने के, क्योंकि सच तो बहुत कड़वा, और सच जब कहा जाएगा वो हम इंडिविजुअल्स पे बात करते हैं, आप उससे इदारे पे मत लेकर जाइए। हम तो अफराद की बात करते हैं कि ये लोग आए, इन्होंने हमारे आइन को फाड़ के फेंक दिया। वो मुंह से कहते थे कि रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, कागज का पुर्जा है। तो इस तरह के लोग जो थे वो तो बाइस लानत थे ना, इसका तो जिक्र करना चाहिए। मतलब देखिए, अगर कोई आइन को तहवाला करके सारा कुछ कर दे वो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि साहब आप ये बात दुरुस्त नहीं कह रहे तो ये तजलील में आ जाएगा।
और यहाँ पे तो कानून, हमारे पाकिस्तान के अंदर हर कानून का जो गलत इस्तेमाल, मिस यूज ऑफ लॉ है, वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। कंटेम्प्ट का कानून ले लें, एक्स वाई जी, किसी चीज का भी आप देख लें कि क्या कुछ होता रहा है। अहमद वलीद साहब, आपके ख्याल में क्यों जरूरत महसूस हुई है ये? देखें, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप देखें कमेटी के अंदर जैसे पेश हुआ, और ऐसे किरदार मौजूद होते हैं उसी पार्लियामेंट में जिसने आइन ने जिसको एक पूरी शनाख्त दी है, उसी आइन के बारे में जैसे हमारे साहब कह रहे थे कि आइन एक रद्दी का टुकड़ा है तो उसमें फेंक दें आप, तो वही जो पार्लियामेंट है वो ऐसा कानून भी बनाने जा रहा है जो कि सबके लिए कवानीन बनाता है। एक ऐसा कानून भी बनाने जा रहा है कि ऐसे लोग जो आइन को और पार्लियामेंट को जूते की नोक पे रखते थे, उनके बारे में आप बात नहीं कर सकते। यानी अ, वही पार्लियामेंट, वही आइन, उसी आइन के तहत अमेंडमेंट लाके कोई कानून में तरमीम लाई जा रही है जिसमें जिसके ज़रिए लोगों को एम्पावर किया गया कि आप जमहूरियत के ऊपर यकीन रखें, और पार्लियामेंट को सुप्रीम डिक्लेयर किया गया। लेकिन कोई अगर सुप्रीम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो लेकिन हम उनके लिए कवानीन बनाना चाह रहे हैं, हमारे सिविलियन ही ऐसा काम करने जा रहे हैं। जो अच्छा, मेरा ख्याल में उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया हमाद साहब। तो मतलब जाहिर है ये इस किस्म की पता नहीं लॉजिक्स कौन देता है कौन नहीं। सोसाइटी को बंद करने से थोड़ी वो रास्ते निकलते हैं, वो तो उसको खोलने से, तनकीद और इख्तलाफ जो है वो उसको एक टेम्परेट लैंग्वेज के अंदर भी होना चाहिए। ये भी एक अब आप देखिए ना, मसलन मैं अब अगर मौका मिल गया, वलीद साहब जब तक दोबारा आते हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं अगर ये कहूँ कि ये पापा जॉन्स जो साहब हैं, इन्होंने 100 कंपनीज बना ली, तो और हमारी नाक के नीचे बनाई, यानी ये उस वक्त ये सर्विंग आदमी थे, उन्होंने ये सारा काम किया। तो मैं तो जो अकाउंटेबिलिटी का निजाम है उस पर भी गुफ्तगू करना चाहूंगा। तो मुझे समझाया जाए कि भाई आप तो ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का हमारा निजाम बड़ा आलीशान है, तो ये आदमी 100 कंपनीज बना गया और अब भी आज के दिन तक उससे कोई हिसाब मांगने पे तैयार नहीं। तो मैं ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस वक्त इदारे की तहकीर कर रहा हूँ, या मैं एक फर्द से सवाल पूछ रहा हूँ जो बतौर शहरी मेरा हक है कि नहीं? तो ये कानून मेरी जो समझ से बाला है, ये क्या कानून? एक आदमी कर्नल इकबाल, वो अगर बताता है उसामा बिन लादेन का पता, और उसके बाद वो एक कितने मिलियंस लेकर सैन डिएगो चला जाता है और वहां एक विला में बैठकर मस्ती करता है जिंदगी में, तो उसका जिक्र करना क्या मतलब मैं ये तज़हीक कर रहा हूँ, मैं बदनामी का बायस बन रहा हूँ इदारे की या उस अफसर की? ये तो मेरा सवाल करने का हक है। तो ये लिहाजा ये मुकद्दस गाय वाला ये जो है हम देख रहे हैं, और प्रैक्टिकली होता भी ऐसा ही है, बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर होता है। लेकिन इसको कानून, ये तो अब एक अजीब सतह है ये भी। मेरा ख्याल है ये मज़ाक़ ख़ेज़ी मज़ीद नहीं पैदा करनी चाहिए, और अभी भी इस कानून को, ये कमेटी से तो निकल गया, लेकिन इसे रोकने की कोशिश करना चाहिए, और बल्कि वो लोग जो इसे बनवाना चाह रहे हैं तो वही इसे रुकवा सकते हैं और उन्हीं को रुकवाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बिल्कुल यानी तौकीर को मजीद खाक में मिलाने वाली बात है। अच्छा जी, आप क्या वलीद साहब आ गए या क्या हुआ? वलीद साहब को हम इंतजार कर रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल में शायद उनका कोई बैटरी शैटरी का इशू हो गया। वलीद साहब, वजाहत साहब तो पहले ही गायब हो जाते हैं, अब वलीद साहब भी गायब हो गए। वो सुना है वजाहत साहब के हवाले से आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, क्या हुआ, क्यों गायब है? वो किसी साहब ने बताया कि उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। तो मैंने कहा ये ऐसी अजराए मजाक कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपको खबर मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसी बात नहीं होगी, वो किसी और वजह से आ जाएंगे। नहीं, मुझे पता है उनकी मसरूफियत की वजह मुझे पता है वो, और उसकी वजह वाकईतन बड़ी जेन्युइन है। कुछ कराची से लोग उनको मिलने के लिए आए हुए थे, तो वो इसलिए उन्होंने पहले तो ये आपकी इतला बिल्कुल गलत है कि नजात मसूद साहब ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। ये बिल्कुल बेबाकी है। ये मुझे भी यही ख्याल है मेरा भी कि ये गलत खबर किसी ने दी है। और आपने कहा ना मेहमान उनके घर आए, तो उनका मेहमानों का मसला भी अजीब है। अगर आज उनके घर मेहमान आएंगे तो वो घड़ी देखकर नहीं जाते, फिर वो
कैलेंडर देख के जाते हैं। तो लिहाजा अब आप He's so generous. 2-4 दिन भूल जाइए उन्हें। हाँ, वो वही पढ़े रहेंगे, वही क़याम ताम के बंदोबस्त होंगे, गप लगेगी और वो जो उनकी मौज़ूआत है उनके मरगूब, उन पर गुफ्तगू चलती रहेगी। चलिए, अहमद वलीद साहब आगे ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जी अहमद वलीद साहब, आप बात कर रहे थे, हम थोड़ी चुगलखोरी कर रहे थे वजाद मसूद साहब की। जो हमाद साहब ने बड़ा तफसीली बैकग्राउंड भी बता दिया सारा, कि किस तरह से अगर एक ऐसा शख्स या ऐसा इदारा जो वाकई इसको अहमियत देता है कानून को, हर चीज को, और कभी कोई ऐसी देखें, अभी आप देखेंगे ना पिछले जो ज़ियाउल हक या उन्होंने इस तरह से आइन को तोड़ा, तो जब आइन टूटेगा तो बात तो होगी, लेकिन जो माजी के बारे में आप थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ऐसे काम जो है, ऐसी मुदाखलत जो है नहीं कर सकते। यानी अगर बिजनेस जो है वो बढ़ रहे हैं, आप उसको बात नहीं कर सकते। अगर कोई मतलब क्या आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि डीएचए के अंदर सही डेवलपमेंट नहीं हो रही है और वहां पे जो है वो करप्शन हो रही है, तो तब भी ये हो जाएगा? देखिए, जब तक सियासत में इन्वॉल्वमेंट रहेगी तब तक उनको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप पूरे मुल्क को चलाएं, मुल्क का हर इदारा चलाएं, उसमें आप इन्वॉल्वमेंट हो आपकी, और फिर आप कहें कि वो खराबी भी हो, तो फिर तनकीद तो होगी। अगर हर काम जो है, जो जिम्मेदारी हुकूमत की, उस हुकूमत ने जो काम करना है उसके ऊपर तनकीद अगर करना जुर्म है, तो फिर आप अपना काम करें, साइड पे हो जाएं, अपना काम करें, ना कोई तनकीद करे, ना कोई बात करे। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के कवानीन लाएंगे, और पहले भी इस तरह की कोशिशें होती रही हैं और माशाल्लाह के अंदर क्या कुछ नहीं होता रहा, और किस तरह से लोगों को उठाया नहीं जाता गया, किस तरह से उनको बगैर किसी अदालत में पेश किए उनको गायब नहीं किया गया। तो ये बातें जो हैं, ये अगर ना हो तो कौन तनकीद करे? अगर हर चीज स्मूथ चल रही है और कोई ऐसा उज़्र वो छोड़ नहीं रहे, ऐसी कोई ऐसी नेगेटिव चीज हो नहीं रही, तो उस पर तनकीद बिल्कुल नहीं होगी। जो जवान जो है फौज, जो हमारे फौजी जवान हैं, वो अगर बॉर्डर्स पर काम कर रहे हैं, दिन रात पहरा दे रहे हैं, तो ठीक है, उनके ऊपर कौन तनकीद करेगा? लेकिन जब आप ऐसे काम करेंगे, जब मुदाखलत होगी, जब ऐसी चीजें आएंगी, तो उसमें तनकीद का सामना इनको चाहिए कि वो करें। इसमें ये ना करें कि हम कहें कि जी हमारे लिए कवानीन ऐसे बनाए कि हम हमारे ऊपर तो कोई बात भी ना कर सके। बिल्कुल। अब ये देखें ना कि तो आपने कहा ना जो सरहद पे लोग हम अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और कौम का दिफा कर रहे हैं, इस वतन का दिफा कर रहे हैं, आज तक आपने कभी एक फिक्रा भी सुना है किसी के मुंह से कि उनके खिलाफ कोई बात कर, किसी में जुर्रत है इतनी? वो लोग तो हमारे बच्चों के निगहबान हैं, हमारे निगहबान हैं, उनके ऊपर कोई एक हर्फ भी नहीं बोल सकता। हम खुद यानी आवाम जो है वो बुद्धि से जबानें खींच लें उन लोगों की, जो शोहदा के बारे में कोई ऐसी बात करे, लेकिन ये लोग जो हैं, जो आइन तोड़ते हैं, जो जजीरे पर जाके खरीदते हैं, जो मुल्क में कोई नहीं रहता, सारे यहाँ से भाग जाते हैं खुदा जाने कहाँ पर, उन पे तनकीद न की जाए तो और क्या किया जाए? अच्छा, अब ये देखें ना, एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, मुझे वो मैं देखूं तो अमेरिका के कांग्रेस कमेटी के सामने जो है वो सेंटकॉम का चीफ जो है वो पेश होता है और वहां पे उनको उनसे बासपोर्ट्स हो रही होती है और वो लाइव रिकॉर्ड सारी दुनिया देख रही होती है इस बात को। तो आई डोंट नो कि भाई ये इसके पीछे क्या है क्या नहीं है। शायद केपीके में पीटीएम की तहरीक जो है शायद उसका वजह है, क्या है आई डोंट नो भाई, मुझे तो कोई वजह समझ नहीं आती। अच्छा अब्बास साहब, अब आप आ जाएं, अपना अहमद वलीद साहब से शुरू करते हैं। अहमद साहब, ये जो इमरान खान साहब के बयान के हवाले से उनकी साबका अहलिया ने कह दिया है कि जनाब मैं जिस इमरान को जानती थी वो तो कुछ मुख्तलिफ था, वो तो कहता था कि मर्द की आंख पे पर्दा होना चाहिए, औरत को पर्दे में नहीं होना चाहिए। हाँ, वो कितना बदल गया इमरान खान, वो उन्हें अंदाजा नहीं है। जब से वो छोड़ के गई हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है कि इमरान खान वो प्ले बॉय नहीं रहा, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और उनकी जो हालिया अहलिया हैं वो पर्दा करती हैं। तो
मेरा ख्याल है इस चीज़ों का इल्म नहीं है, और पिछले उन्होंने बयानात भी नहीं सुने इमरान खान के, जो रियासत मदीना और ये सारी गुफ्तगू मेरा ख्याल है वो गाफिल रही है इससे, उन्हें अंदाजा नहीं हो। लेकिन उन्होंने लगता है जैसे टॉन्ट भी किया है, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल कोई ना मिस रिपोर्टिंग हो रही है, कोई ट्रांसलेशन गलत हो गई है, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो उस इमरान खान को जानती हूँ जो ये कहता था कि पर्दा मर्द की आंख पर होना चाहिए, ना कि औरत के ऊपर, ठीक है। तो ये कैसे हो गया? लेकिन उसके ऊपर जो रिप्लाईज हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं इमरान खान के शदाई हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो, खवातीन खास तौर पर वो कह रही हैं कि हम तो चाहते हैं कि जमाइमा दोबारा से हमारी भाभी बन जाए। यानी इतना उनको लव है अपने एक्स, मतलब उनकी जो भाभी हैं उनके साथ। लेकिन बड़ा ही उन्होंने स्टेटमेंट ऐसी दी है जैसे कि अल जजीरा ने या जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने उसकी गलत ट्रांसलेशन कर दी है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो इमरान खान नहीं है जो आप, जिसके साथ आपने शादी की थी जिस टाइम पे। अब वो इमरान खान बदल चुके हैं, और वो इमरान खान आम इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल रूहानियत की तरफ आ चुका हूँ। तो मेरा ख्याल है कि वो रूहानियत में, और जो अभी जो उन्होंने बयानात दिए हैं हालिया, उससे साफ नजर आ रहा है कि वो कितना बदल चुके हैं। हाँ साहब, आपको लगता है कि इमरान खान बदल चुके हैं? तब्दीली इमरान खान में आ गई? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो वैसे क्या इस मौजूद देखिए, मतलब एक स्टेटमेंट ही है ना, उन्होंने कहा है कि अगर आप रोक देंगे तो उससे जो है वो ये इस तरह के जिनसी तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो बढ़ेंगे। तो इसमें क्या ऐसी बुरी बात क्या की? अच्छा, मैं तो इस पे तफसीली, मैं इस पे मुख्तसर बात करूंगा, लंबी बात नहीं कर सकता। देखिए, ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रम्प हैं, ये जो मोदी साहब हैं, या दुतरे साहब हैं फिलीपीन के, या हंगरी के कोरबान, ये जो लोग हैं, ये अपने, ये जो भी हैं, उनके जो भी अकायद हैं, वो यूके वाले साहब को भी शामिल कर लें। जॉनसन, इनके तमाम अकायद जो हैं वो इनके वोटर्स को मालूम है। जो इमरान खान साहब हैं, ये, मैं इस बारे में मशकूक हूँ। ये तो अभी यानी बालिग हो चुके थे, 60 साल की उम्र तक पहुंच गए होंगे, जबकि इनके जो ख्यालात हैं, जो हम सुनते थे, वो तो सारे ही मुख्तलिफ थे। वो तो बिल्कुल कुछ और ख्यालात रखते थे, एजेंसियों के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, फौज मार्शल लॉ के बारे में, मुशर्रफ रूल के बारे में, कुछ और ख्यालात थे। और वो, अब वो कहते हैं कि नहीं, वो डेकेड ऑफ डार्कनेस नहीं था मुशर्रफ साहब वाला, वो ये ये वाला था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो रूल था, ये है डेकेड ऑफ डार्कनेस। और वो कहते थे इतने हजार लोग सड़क पे इकट्ठे हो जाएं तो गीली हो जाएंगी शलवार, मतलब जो भी उनकी गुफ्तगू थी। तो वो कुछ, मुझे लगता है कि ये सब का सब जो वो कर रहे हैं, ये सियासत के तकाजों के तहत वो कुछ और बन गए हैं। कुछ और बन गए, या ये बाय डिजाइन है कि इस किस्म के बयान दे के वो असल इशू से तवज्जो हटा देते हैं? आप ये देखेंगे लोग किस बात पे तनकीद करना शुरू कर देंगे, और जापान और जर्मनी की सरहद मिला दी, फलां बात कर दी, चाइना और उसको मिला दिया, ये अब फिर ये वाली बात। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर क्या हो रहा है, मुल्क में गवर्नेंस का क्या, जो रियल इश्यूज हैं, गरीब की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, सियासत जो है वो दिशनाम तराजी बन चुकी है, इदारे जो हैं वो फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे असल इश्यूज हम सिर्फ इस बात पे लगे। वलीद साहब, आप जरा बात कीजिए। हाँ जी, इस पे तो वो कहते हैं कि ये जो महंगाई है इसका तोड़ उन्होंने निकाला है कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा। यानी जो जो महंगाई बढ़ती जाएगी, लंगर वो खाने, इस तरह के दस्तरखान, लंगर खाने और मतलब इस तरह की चीजें खोलते जाएंगे, और इस तरह से गुर्बत जो है, भूख जो है वो खत्म हो जाएगी। मेन उनका आजकल का जो मौजू है भूख खत्म करने का है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जिस तरह की पॉलिसीज ला रहा हूँ उससे लोग जो हैं वो रिस्क से महरूम होते जा रहे हैं, और वो
और ये ना हो कि भूख से मरना शुरू हो जाए। तो इसलिए मुझे उसका पहले बंदोबस्त करना है। इनका वो बंदोबस्त नहीं करना कि इन्हें कोई रोज़गार दिलाएँ। वो समझ रहे हैं कि खुद जो ये इन्हिसारी की तरफ पॉलिसीज़ तो मैंने जाएंगे। बिल्कुल, वो मैंने पॉलिसीज़ तो यही रखनी है। तो इसलिए क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लंगर खाने खोले जाएँ जहाँ पे लोग खाना तो खा सकें ना, बाकी तो ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनको नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो रूहानियत में बिल्कुल दुनिया को फ़रामोश कर चुके हैं। दुनिया तो मतलब आनी-जानी है ना, असल तो ऊपर जाना पड़ेगा ना, वहाँ जाके हिसाब-किताब देना है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें क्या ज़रूरत है इनकी? यानी कपड़े हों या कोई जूते हों, बच्चों की तालीम हो, उसकी क्या ज़रूरत है? बस इनको खाना मिलता रहे, ये ज़िंदा रहें और बस नेक सुकून, काम करें। और सुकून कहाँ है? सुकून सुकून हासिल करें, पहले दुनिया में नहीं, वो करें, उन्होंने फिर कहा था ना कि सुकून तो सिर्फ कब्र में ही कब्र कब्र में सुकून लेना अच्छा चाहते हैं। वलीद साहब, हाँ जी, वलीद साहब, आप जरा ये देखिए कि ये ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का दिमाग इतना सादा, वो यानी इस तरह का, मैं अनकूथ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आप जरा दिमाग की उनकी साख देखिए कि वो करूने उला के जैसे दिमाग होते हैं ना। वो कहते हैं कि आप मुर्गियां पालें, आप ये कट्टे पाल लें, आप लंगर खाना खोल लें, आप जरगों से फैसले करा लिया करें। वो सारी गुफ्तगू ही उनकी एक दिलचस्प है बड़ी, और उस सब के अंदर आपको नजर मैं आएगा अके, कि जो मैं दुनिया अकेला तो करप्शन खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल। हाँ मैं यानी जो कॉम्प्लिकेशन है ना दुनिया की, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो है बिल्कुल, यानी ये बड़ी लंगर खाने खुलने चाहिए जी, कोई भूखा ना सोए, वो बना दे पनाहगाह जी, पनाहगाहों में लोग सोएंगे। मतलब आप जरा देखिए कि किस सतह के ऊपर वो ऑपरेट कर रहे हैं। और कोई संजीदा बात, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आपने सुना है कभी कोई कि यार सीरियसली प्राइम मिनिस्टर ने कोई चीज हेड किया है, ये कोई डैम बनेगा तो पानी का या बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है बहुत बड़ा। बिजली तो आ गई लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत खला है, तो उसको पुर करने की कोई संजीदा कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ जिक्र भी नहीं है इन बातों का। और अगर जिक्र है तो आप सुनेंगे वाल्टन एयरपोर्ट का जिक्र, क्योंकि वो कुछ और खेल हो रहा। इसी तरह आप सुनेंगे रावी अर्बन प्रोजेक्ट, कुछ और खेल हो रहा है। आपने कभी सुना है कि वहां पे वो जमीनें किसने खरीदी हैं, कौन डेवलपर्स हैं, ये क्या गेम हो रही है, अरबों रुपए का खेल और जो हो रहा है। ये ये दोनों दो तरह प्रोजेक्ट के जो है ये भी कोई इनके जेन्युइन नहीं, अपन जेन्युइनली इनका अपना कोई कंसीव्ड आइडिया नहीं है, ये आ पुराने जाएंगे। फाइलें उठा के खोल जी के जी तो जी उसको वो दिखा रहे हैं। और जी देखें जी 2 जी, चीज़ें लेकिन इसमें आपको मैं इसके अंदर से जब स्कैंडल्स निकलेंगे तो आपको मालूम होगा। जी हाँ अच्छा, जी वली साहब। जी, 2 चीज़ें मैं सिर्फ़ इस पे बता दूँ। एक आप नोट करें कि पिछले ढाई 3 साल में इमरान खान साहब ने जो बुज़दार साहब की तारीफ़ की है अ, उसमें उन्होंने ये शामिल ज़रूर किया है कि वो कि देखिए वो लंगर खाने खोल रहे हैं, ठीक है? पनाहगाहें खोल रहे हैं। अब आप सोचें कि इसके अलावा उनको कोई लफ़्ज़ नहीं मिलता बुज़दार साहब की तारीफ़ करने के लिए, ठीक है? वो बड़ा शरीफ़ आदमी है वो करप्ट नहीं है उसने कहा और बिजली नहीं लंगर खाने खोल रहा है और पनाहगाहें बना रहा है और आप स्पीचेज़ निकाल के देख लें उनकी। कि पिछले ढाई साल में जो स्पीचेज़ की उन्होंने तकरीरें सारी उसमें ये है। दूसरी बात ये है कि अभी तो भी आज अंडर भी ट्रेनिंग है ना यार। ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है अ, उसने रिपोर्ट जारी की है ये सारी रावी रिवर फ्रंट जो है उसकी। उन्होंने कहा है अपनी जो एनालिसिस किया है उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ जाकर चेक की हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमती दावे हैं एक तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेबुनियाद सा प्रोजेक्ट है, उसकी कोई मंसूबा साज़ी, मंसूबा बंदी कहीं नज़र नहीं आ रही डिस्कार्ड कर और दिया दूसरा हाँ, बिल्कुल डिस्कार्ड करके रख दिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो दावे हैं कि वहाँ लाहौर का एनवायरनमेंट हम ठीक ठीक कर रहे हैं और सस्ती जो रहाइश है वो फराहम करेंगे। ये इसके बरक्स ये होगा कि जो फार्मर्स वहाँ पे हैं, उनका रोज़गार छीना जा रहा है और कोई सस्ती जो रिहाइश है वहाँ पर ऐसा हसूल नज़र नहीं आ रहा। यानी बिल्कुल उन्होंने डिस्कार्ड रिजेक्ट करके मुस्तरद करके फेंक दिया कि ये आपका प्रोजेक्ट जो है उसमें ये ख़ामी है। इसमें कहीं कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कोई बेहतरी आएगी। चल इमरान, बहुत ज्यादा इस पे डिस्कस कर लिया हमने। अब आखिरी एक 2-3 मिनट में हमाद साहब और वलीद साहब आप दोनों अपनी राय दीजिएगा। ये जहांगीर तरीन साहब के साथ जो सौतेले बच्चे का सलूक कर रही है हुकूमत, ये कैसा लग रहा है? ये क्या डेवलपमेंट है? अब आप जिस तरह हमारे यहाँ पर एहतसाब होता है
तो हम हक बजाने में हैं ये सोचने में कि अब इनका इंतखाब क्यों किया गया है और इनको अगर निशाने पे लिया गया है तो उसकी कोई वजह रही होगी। और क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको अंदाजा है कि मुख्तलिफ फोर्सेस काम कर रही होती हैं और आपको अंदाजा नहीं होता कि ये हुकूमत करवा रही है या कोई पस पर्दा कोई और कुव्वतें हैं जो करवा रही हैं। लेकिन मैं इस पे मुख्तसर तबसरा मेरा फिलहाल ये है कि आप ये डेवलपमेंट से होने दीजिए और मुझे मेरा गुमान है कि ये किसी सियासी जो बड़ी डेवलपमेंट होगी उसमें ये साहब हमारे जहांगीर तरीन साहब एक रोल अदा करते हुए आपको नजर आएंगे। ये बिला वजह नहीं है कि उनको, वो ठीक कहते हैं कि 80 शुगर मिल्स में से उनको क्यों चुन लिया गया और उनका मीडिया ट्रायल क्यों किया गया, ये सब बातें दुरुस्त हैं। और मेरे ख्याल में इसका जवाब जो वो नहीं दे रहे उन्हें मालूम है, उसका जवाब ये है कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक मॉरल आजकल उस ग्राउंड खाने का बहुत चर्चा है जो उन्होंने किया है। जो उनको एक मॉरल ग्राउंड मुयसर आ गई है। अब वो कह सकते हैं कि देखिए मेरे साथ ये सुलूक हुआ था, इस वजह से मैंने ये हरकत की है, जो हरकत वो आइंदा करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर कुछ तोड़ फोड़ के आसार आपको नजर आए या कुछ वो एक ग्रुप सा जो उनके साथ लोग बहरहाल हैं तो सही हो, तो आप जो बड़ा नक्शा है उसके अंदर गालिबन जहांगीर तरीन साहब से कोई काम लेने का फैसला किया जा चुका है। और दूसरी चीज ये है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं सामने कि जिसमें जो इमरान खान साहब ने वजीर आजम ने रिपोर्ट्स हासिल की हैं खुफिया एजेंसियों से कि जहांगीर तरीन जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाने में काफ़ी उन्होंने हेल्प की है। और जो उनके अपने रिश्तेदार हैं मखदूम अहमद महमूद साहब, उनसे वो मुलाकातें करते रहे, उनके थ्रू पैगाम जाते रहे हैं, उनके थ्रू यूसुफ रजा गिलानी पैगाम भिजवाते थे जहांगीर तरीन को। जहांगीर तरीन फिर उनकी काफ़ी हेल्प की है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जी वो जो जहाज़ उस्मान बुज़दार और इमरान खान के लिए इस्तेमाल होता था, वो जहाज़ एक आध जगह पे यूसुफ रजा गिलानी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है वो जहाज़ वाली बात। लेकिन ये इस तरह की रिपोर्ट्स उन्होंने मंगवाई हैं। और उसके बाद आप देखें कि जो नाश्ता उन्होंने दिया और जिस तरह से लोग आज अदालत के बाहर राजा रियाज जो उनके पीछे खड़े थे और उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि बुज़दार की हुकूमत इन्होंने बनवाई। वो तो वैसे तो सारे लोग जानते हैं कि जहांगीर तरीन का क्या रोल किस मौके पर क्या रहा है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जी जो एतमाद वो ले नहीं सकते थे एतमाद का वोट अगर जहांगीर तरीन उनकी हेल्प ना करते। तो वाकई ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और अंदर एकदम से एक भूचाल सा आ गया है। और आप देखिए एक बात अहम बात जो है वो ये है कि ये तो जहांगीर तरीन कह रहे हैं या कुछ लोग बीच में राजा रियाज जैसे कहते हैं जी हमें अगले इलेक्शन में बड़ी मुश्किल का सामना होगा, जो हमारी पॉलिसी है जो हमारी गवर्नेंस है उसकी वजह से हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो डाई हार्ड पीटीआई के लोग हैं उनसे भी जब आप इंडिविजुअली मिलते हैं लाहौर में इस्लामाबाद में आप मिलते होंगे तो आप उनसे पूछें, जब पूछते हैं हम तो इस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि उस्मान बुज़दार हमें तो नहीं वो तो काम नहीं कर रहा, हमारे हाथ से पंजाब निकल रहा है, हमारी पॉलिसीज एंटी पीपल हैं, ये महंगाई ये हमें ले डूबेगी। ये बातें पार्टी के सारे लोग कर रहे हैं, वज़रा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो चलते चलते बस यही कि जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए, देखें क्या गुजरती है कतरे पे गौर होने तक। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।